स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र की कि किस प्रकार से विज्ञान में आप भी 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हो। थोड़ी सी सावधानी रखो तो सिंपल है, आप भी बहुत अच्छे अंक विज्ञान में प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए अपन आज विज्ञान के बोर्ड की कॉपी देखते हैं जिसमें इस बच्चे के 80 में से 80 नंबर आए। तो किस प्रकार इस बच्चे ने विज्ञान की कॉपी में अपने आंसर दिए और इसके लिखने का तरीका किस प्रकार है, इसको आप भी देखिए और इससे आप भी कुछ सीखिए, अपनी कॉपी में सुधार करिए, आप भी बहुत अच्छे अंक विज्ञान में ला सकते हो। ये है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसकी पुरानी कॉपी है ना। विज्ञान की कॉपी है, माध्यम हिंदी। ये परीक्षा हुई थी मंगलवार को 5 अप्रैल 2022 को, है ना। गत वर्ष की कॉपी है और किस प्रकार इस बच्चे को 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए थे। तो देखते हैं इसने किस प्रकार आंसर दिए। इससे पहले अपने विज्ञान के 3 वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं, उनको आप देखिए। पूरी विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, उन तीनों वीडियो को आप देख लें और इसको भी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले किस प्रकार आपको लिखना है। देखो इस बच्चे ने किस प्रकार आंसर दिए। जैसे खंड पार्ट ए में जो आपको प्रश्न दे रखे थे, एक में 12 प्रश्न दे रखे थे, तो इस बच्चे ने क्या किया, सारे प्रश्न इस प्रकार लिखकर जो ऑप्शन थे राइट उनको इस प्रकार लिख दिया। तो इसको बहुत ये 12 में से 12 राइट थे, तो ये 12 में से 12 इसके 12 नंबर तो यहाँ पर पक्के हो गए। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न था स्रावित हार्मोन्स के समय और मात्रा को क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता था, किस क्रियाविधि से, पुनर्भरण के द्वारा, है ना। रिक्त स्थान वाला प्रश्न था। नेक्स्ट, संदेश से संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र, जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ होता है, वो विद्युत आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है ना। तो विद्युत आवेग आपका यहाँ पर रिक्त स्थान में आंसर आएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लिखना था। नेक्स्ट, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा उसका 10% भाग ही प्रवेश करती है। तो ये आपको याद रखना, सिंपल सा प्रश्न था, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ये टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है ना, ये भी रिक्त स्थान में आया था। इस बच्चे ने देखो कितना अच्छा लिखा है, गंगा नदी पर, है ना। रिक्त स्थान वालों को इसने अलग पेन यूज़ किया है ताकि पता चले कि इसका आंसर कहाँ पर है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी के अनुपात को अपन को पता है, आवर्धनता कहते हैं, आवर्धन। तो ये आवर्धन लिख दिया इसने, है ना, ब्लैक पेन से लिखा है। विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, W होता है। तो ये भी बहुत अच्छा लिखा है इस बच्चे ने। ये दो प्रश्न हो गए। बिल्कुल देखो कितना अच्छा राइटिंग से लिख रखा है, ऐसे आप भी लिखो और बहुत अच्छे अंक आप भी आराम से विज्ञान में प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट, तंत्रिका उत्तक का जो संगठित जाल बिछा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं, जो तंत्रिका कोशिका की सबसे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है ना। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है ना। पिट्यूटराइड हार्मोन का स्राव करती है, जो अग्र मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने के जैसी होती है और जिसको हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि, है ना। CFC का पूरा नाम पूछा, सबको पता है CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपके रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में इसका उपयोग होता है, जो अपने ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मानव आंत्र में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, कौन सा, कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, ये भी आप याद रखना। श्वसन वाले पार्ट में से आया है, पाचन वाले पार्ट में से। नेक्स्ट, पुनर्चक्रण, ये पुनर्चक्रण यानी पुनः उपयोग करना, ये 4R सिद्धांत है विद्यार्थी के, जिसको आप याद रखना। संतरे में ये सारे, संतरे में सिट्रिक अम्ल है, जैसे इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, ये सारे आप याद रखना, इसमें से भी प्रश्न पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट, ये विद्युत अपघटन का चित्र है। बीकर है, कैथोड है, एनोड, 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार क्या है, स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्षार का प्रश्न था कि अम्ल क्षार को परिभाषित करो, तो ये सिंपल सी परिभाषा है। जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होगा तो दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि अम्लीयता बढ़ जाएगी। इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्षारित टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये पार्ट बी में जो 1 से 12 प्रश्न थे ये आप इन्होंने किए थे। नेक्स्ट, धारा नियंत्रक क्या है, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक लगा रहते हैं ना। इसकी एक सारणी में दे रखी है, आप उसको भी देख लेना। धारा नियंत्रक ऐसा होता है, ऐसा, है ना। धारा नियंत्रक है, मीटर है, वोल्ट मीटर है ना। एक तरफ आपको इनके परिपथ दे देगा और एक तरफ इनके नाम लिख देगा, आपको बोल देगा पार्ट ए को पार्ट बी से मिलाई। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न आपको पूछ सकता है।
नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर। देखो सारणी बना के आपको अंतर लिखना, आपको पूछ सकता है जैसे धमनी और शिरा में अंतर, तो आपको इसी प्रकार से आपको सारणी बना के अंतर लिखना। प्रत्यावर्ती धारा एक तरफ तो लिखनी एसी और एक तरफ लिखना डीसी डिस्ट धारा, है ना। दो अंतर लिखे इस बच्चे ने। देखो वह विद्युत धारा को समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा बदल देता है, तो जो दिशा बदल देता है वो प्रत्यावर्ती धारा, और जो दिशा नहीं बदलता वो क्या है कि डिस्ट धारा। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और इसकी 0 हर्ट्ज होती है ना। ये दोनों अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको याद रखना। नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है ना। नेक्स्ट, अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या, जैव विकास में जीवाश्म की क्या भूमिका। तो जीवाश्म के बारे में लिखना है कि जीवाश्म विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है ना, और जीवाश्म की जो आयु का निर्धारण पर कार्बन डेटिंग विधि से करते हैं, है ना, सबको पता है। नेक्स्ट, जीवाश्म उद् विकास के बारे में जानकारी देते हैं, विलुप्त हो चुके जीवों के बारे में बताते हैं, और जीवाश्म उद् विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये 4 पॉइंट इसने पॉइंट बना के लिखे, है ना। तो आप ऐसा नहीं कि इसको ऐसे रामायण टाइप लिख दो, है ना, ये पॉइंट बना के लिखना, आप हर आंसर पॉइंट के रूप में देना, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो भी उसको समझ में आ जाए, तो आपको अच्छे अंक मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो अपन ने पढ़ रखा है दोहरा रक्त परिसंचरण, क्योंकि मानव के हृदय में रक्त 2 बार आकर गुजरता है। एक तो शुद्ध रक्त जिसको ऑक्सीजन युक्त रक्त कहते हैं, और एक होता है आपका अशुद्ध रक्त जिसको CO2 युक्त रक्त कहते हैं। तो 2 बार मानव के हृदय में रक्त आकर गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। इसका आप चाहो तो पेंसिल से डायग्राम भी बना सकते हो, है ना। तो दोहरा रक्त परिसंचरण। नेक्स्ट, छठा प्रश्न आपको समझाता अंगों के चित्र के बारे में बोला था, मेंढक और चिपकली के अग्र पैरों के चित्र आपने बना दिए, है ना। नेक्स्ट, पारितंत्र में उपभोक्ताओं उत्पादक को कहते हैं, निम्न को क्या कहते हैं, उत्पादक किसको कहते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक का कार्य करते हैं ना, और उनको जो खाएंगे उनको प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएंगे उसको द्वितीय उपभोक्ता। तो ये उत्पादक और उपभोक्ता की परिभाषा भी आप याद रखना। ये देखो, ये धातुएं जब अम्लों से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस देती है, उसका प्रायोगिक सत्यापन करना आपको। तो ऐसा आप बीकर लगा के इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पर आप जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाओगे तो फटफट की आवाज़ के साथ वो चलेगी। तो ये डायग्राम भी आप याद रखना। डायग्राम में आप चाहो तो रंगीन पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हो, है ना। ये आपकी थर्मेट अभिक्रिया ये विस्थापन संयोजन अभिक्रिया, आयरन के साथ जल मिलेगा तो ये आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट, ये विद्युत अपघटन का डायग्राम दे रखा आपको। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाएंगे तो उसकी राख को फिर एक वाच ग्लास पर एकत्रित कर लो, फिर उस वाच ग्लास पर जो राख एकत्रित की उसकी प्रकृति देखोगे। जो धातु होती है मैग्नीशियम, तो धातुओं की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी, और धातुओं की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो ये मैग्नीशियम रिबन को जलाकर अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, ये भी आप याद रखना। इसकी समीकरण है 2Mg+O2 होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा 2MgO, है ना। ये नेक्स्ट, उष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, शोषी यानी नष्ट होती, उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगी, ये उष्मा शोषी। और उष्मा क्षेपी इसका उल्टा हो जाएगा, उष्मा क्षेपी में क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगी, है ना। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन है तो ये आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तन्यता है, धातुओं के गुण धर्म पढ़ रखे मैंने, तन्यता है, आघात वर्धनीयता है ना, ध्वनिकता का गुण है। तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जाता है, उसको तन्यता कहते हैं। और मुझे पता 1 ग्राम सोना होता है, उससे 1 किलोमीटर लंबा तार आसानी से बनाया जा सकता है ना। तो ये याद रखना, तन्यता सबसे ज़्यादा सोने में होती है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियम, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है, sin I अपॉन sin R। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये सिंपल सा नियम। इस प्रकार अपने 13 क्वेश्चन देख लिए। आपतित किरण अपवर्तित किरण विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये भी इसका। ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न करना आप सीख लेना, इनमें से एक प्रश्न पूछ सकता है। श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में होता है प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा प्रतिरोध दूसरे तार के पहले प्रतिरोध से जुड़ा होता है ना, और दूसरे तार का दूसरा प्रतिरोध तीसरे तार के पहले प्रतिरोध से जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं ना। श्रेणी बनी होती है ना ऐसे। ये श्रेणी क्रम में धारा का मान तो समान होता है लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, है ना। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, यानी समान ताप दाब
के किसी तार के सिरों के मध्य धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न होने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो इसमें जो श्रेणी क्रम संयोजन होगा उसमें क्या विभवांतर अलग अलग होगा, धारा समान होगी। तो V1 हो जाएगा आपका IR1, V2 हो जाएगा आपका IR2, V3 हो जाएगा आपका IR3। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कुल आपका विभवांतर आ जाएगा V बराबर IR, IR1, IR2, IR3। इनमें I कॉमन आ जाएगा तो I से I कट जाएगा, तो आपका तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 या RN, कितने भी n बराबर कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र व्युत्पन्न करना आपको आना चाहिए। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान तो समान होता है लेकिन आपकी धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होता है। समांतर क्रम में ऐसा संयोजन होता है ना, जिस दो या दो से अधिक प्रतिरोध हैं तो उनका एक सिरा तो किसी एक बिंदु से, दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ हो। तो ये भी आप याद रखना, इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र भी आप याद रखें। नेक्स्ट 15 सवाल ये दिया था आपको, प्रतिरोध दे रखा था 4 ओम, धारा दे रखी 10 एम्पियर और समय दे रखा आपको 2 सेकंड और उष्मा ज्ञात करनी। और उष्मा के लिए सूत्र है अपना H बराबर I² RT। आई क्या है, जहाँ पर धारा है, आई क्या है धारा, आर है आपका प्रतिरोध और टी है आपका समय। तो H बराबर I² RT से आपने ज्ञात किया तो H बराबर आ गई आपकी 800 जूल, है ना। सिंपल सा सवाल है, एक सूत्र से हो रहा है। अब इसमें शक्ति भी पूछ सकता है, P बराबर क्या होता है, एक तो VI होता है और एक P बराबर होता है W/T। ये सूत्र भी आप याद रखना, इससे भी आपको सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट परिनलिका क्या है, जो बेलनाकार आकृति की एक नलिका होती है उसके चारों ओर तांबे के तार की जो कुंडलियाँ लपेटी जाती है उसको क्या कहते हैं, परिनलिका कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है और आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है खंड सी। पार्ट सी में इसने क्या है, मानव के फफूंद के अंदर इसने पूछा था कि रक्त ये शोषण की क्रियाविधि, तो शोषण की क्रियाविधि के बारे में आपको लिखना था, है ना। और इसका डायग्राम भी बना दिया इस बच्चे ने। तो ऐसा आपको भी शोषण की क्रियाविधि में लिखना, उच्च शोषण निच शोषण के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। बहुत ही रेटिंग जमा कर अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर आपके आने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट अपचयन अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण और अपचयन पहले बात की अभिक्रिया है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन की हानि हो तो उसको अपचयन कहते हैं। उदाहरण भी दे सकते हैं अपन, कॉपर ऑक्साइड है, उसको जल के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया तो कॉपर और जल बन जाएगा। इस प्रकार आप इसमें आसानी से समीकरण भी लिख सकते हो। नेक्स्ट विद्युत मोटर, विद्युत मोटर है आपके, विद्युत जनित्र है, दोनों के बारे में आपको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, दोनों के डायग्राम। विद्युत मोटर क्या करती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि जो विद्युत जनित्र होता है वो क्या करता है, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसके अपने अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। ये जो लैंग्वेज है ना, आप जरूर थोड़ी आप किताब की भाषा ही लिखो, आप अपनी भाषा में भी इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, है ना। और आपकी भाषा लिखोगे तो और भी आपके अच्छे नंबर आने के चांस बढ़ेंगे। ये आपका विद्युत मोटर का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। इसकी कार्यप्रणाली भी आपको आनी चाहिए। कार्यप्रणाली आप अपनी भाषा में लिख सकते हो आराम से समझकर। अब आता है मेंडल ने अनेक विपर्यासी लक्षणों वाले मटर के पौधों का चयन किया, जैसे लंबा पौधा है जो हमेशा पौधा उगता था, बोना पौधा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था और इसने संकरण करवाया था। तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और इनका प्रथम पीढ़ी का वापस संकरण करवाया था तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला था, है ना। 1:3:1 और एक आपका 1:3:1, 1:2:1 और एक आता आपका 3:1, ये जीनोटाइप फिनोटाइप। अब आता है पार्ट डी में देखो आपको ये प्रश्न तो दे गई, एक तरफ आपको दे देगा किसी यौगिक का सूत्र, एक तरफ यौगिक का नाम दे देगा या उनको मिलाना पार्ट ए को पार्ट बी से, या फिर आपको सूत्र लिखने पड़ेंगे। तो ये आप याद रखना, है ना। जैसे खाने का सोडा है, धोने का सोडा है, विरंजक चूर्ण है। या आपको एक तरफ तो आपको विद्युत परिपथ के चित्र दे देगा, एक तरफ आपको उनके सिंबल दे देगा, उनको मिलाना है ना। तो वो भी आप देखना। जैसे यहाँ पर दिया इसने जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2, ये क्रिस्टल जल याद रखना, 2H2O लगा दोगे तो जिप्सम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपने हाफ H2O लगा दिया तो ये आपका POP हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जिप्सम का सूत्र है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको क्लोरीन गैस की अभिक्रिया के साथ, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका विरंजक चूर्ण बन जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। बेकिंग सोडा NaCO3, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं खाने का सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखो हाफ H2 आ गए, दोनों सूत्र सेम है जिप्सम हो, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल जल का ही आपको
अंतर है, याद रखना। इसी प्रकार धोने का सोडा होता है, धोने का सोडा क्या होता है, धोने का सोडा होता है Na2CO3, इसमें 10H2 आता है, 10H2, 10 अणु इसमें जल के आते हैं, क्रिस्टल जल के, ये भी आप याद रखना। एक्स और वाई के मान बताने थे आपको, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको एक रासायनिक समीकरण दे रखी थी, उसमें एक्स और वाई रिक्त स्थान दे रखे थे कि एक्स और वाई क्या बनेगा उत्पाद के रूप में, तो वो आपको याद रखना। लेंस क्षमता के बारे में, लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को विसारित या अपसरित करने की क्षमता क्या है, लेंस क्षमता कहलाती है। और लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, P = 1/f। आपको सूत्र याद रखना। आपको इससे ये लेंस क्षमता देगी, फोकस दूरी भी पूछ सकता है, या फोकस दूरी देकर लेंस क्षमता भी आपको पूछ सकता है। एक सूत्र आप याद रखना, R = 2f। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, ये दोनों में से एक राशि दे देगा, दूसरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 1/2, ये तो फोकस दूरी दे रही है। ये मैंने आपको बता रखी है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण से किरण आरेख बनाने तो 6 स्थितियां बन रही है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और ये उत्तल लेंस में भी 6 स्थितियां बन रही है। तो 6 की 6 किरण आरेख आपको ध्यान से देख लेने एक बार, है ना। इसने पूछा था ये कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा, F1 पर। तो ये किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए, पेंसिल से अच्छा सा बना लेना, है ना। प्रतिवर्ती क्रिया, वे क्रियाएं जो हमारे शरीर में अचानक संपन्न होती है उनको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, है ना। और इनका नियंत्रण कौन करता है, इनका नियंत्रण करता है मेरुरज्जु, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये भी आप याद रखना। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित होता है क्योंकि इसमें सोचने का प्रक्रम तेज नहीं होता, जंतुओं में सोचने की क्रिया कम होती है, मनुष्य में ज़्यादा होती है ना। ये प्रतिवर्ती क्रिया का चाप का नामांकित चित्र आपको आना चाहिए। ये हमारे हाथ, ये कप दे रखा है, इसमें चाय भरी, तो इसमें 2 प्रकार की आवेग तंत्रिका कोशिका होती है, एक तो संवेदी तंत्रिका, एक होती है प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका सूचनाओं लाती है, प्रेरक तंत्रिका वापस ले जाती है, और मेरुरज्जु आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस प्रकार ये अपन ने 21 प्रश्न देखे देखो, है ना। और इस प्रकार आप भी अच्छे आंसर लिखकर 80 में से 80 अंक आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप साइंस, है ना। तो आप भी बहुत अच्छे से लिखकर रंगीन पेंसिल का उपयोग करके चित्र अच्छे से बनाकर सारे प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और जितना पूछे उतना ही देना आपको आंसर। ऐसा नहीं आपको कोई प्रश्न अच्छा सा आ रहा है उसके 2 पेज भर दो, उसने तो पूछा है इसका आंसर 50 शब्दों में दो या 40 शब्दों में, तो आप उसको भी देख के करना कि पार्ट A का है, पार्ट B का है, पार्ट C का है या पार्ट D का है, सारे प्रश्न करने हैं आपको। देखिए इस कॉपी को पूरी और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।